हम्म। 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 अरे अरे ओ, ए, ए, इन शहरी बस्तियों में अब राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन हरियाणा के तहत शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के माध्यम से गर्भवती की जांच व सुरक्षित प्रसव की मुफ्त सुविधा उपलब्ध करवाई जाती है, ताकि आपकी ममता और खुशियां कायम रहें। तो याद रखिए, गर्भवती का नाम तुरंत दर्ज करवाएं, उसकी पूरी देखभाल करें और डिलीवरी अस्पताल में ही करवाएं। बधाई हो। राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन हरियाणा, स्वस्थ बने जीवन, हर बस्ती हर आंगन। श्री राम मंदिर भूमि पूजन से पहले राममय हुई अयोध्या। कल होने वाले भूमि पूजन को लेकर तैयारियां चरम पर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में पवित्र पूजा स्थल का दौरा कर तैयारियों का लिया जायजा। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भूमि पूजन से पहले डीडी न्यूज को दिया विशेष साक्षात्कार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना की। कहा, बुधवार को राम मंदिर के भूमि पूजन के साथ ही आने वाली पीढ़ियों के लिए उदाहरण पेश करेंगे पीएम। कहा, 5 अगस्त की तारीख राम मंदिर के निर्माण के लिए जान देने वालों को श्रद्धांजलि देने का दिन। देश में जारी है कोरोना के खिलाफ जंग। कोरोना से स्वस्थ होने की दर बढ़कर करीब 66% हुई। अब तक करीब 12 लाख लोग हुए स्वस्थ। मृत्यु दर घटकर हुई 2.1%। देश ने 2 करोड़ से अधिक सैंपल जांच करने की उपलब्धि की हासिल। अनलॉक 3 के तहत कल से खुलने वाले जिम और योग संस्थानों के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने जारी किए दिशा निर्देश। सामाजिक दूरी और कोरोना वायरस से बचाव के लिए सुरक्षा उपायों के लिए दिए निर्देश। बिहार में बाढ़ की स्थिति अब भी गंभीर। 14 जिलों में 56 लाख से अधिक लोग प्रभावित। करीब 42,000 लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया गया। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की 31 टीमें राहत एवं बचाव अभियान में जुटी। असम में बाढ़ की स्थिति में सुधार।
रक्षा मंत्रालय ने रक्षा उत्पादन और निर्यात संवर्धन 2020 नीति का मसौदा किया तैयार। नीति का उद्देश्य आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत रक्षा विनिर्माण के क्षेत्र में देश को स्वावलंबी बनाना। रक्षा मंत्रालय ने प्रस्तावित नीति के मसौदे पर सभी हितधारकों से 17 अगस्त तक सुझाव मांगे। और सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर आज नई दिल्ली से असम पर केंद्रित दूरदर्शन के नए चैनल डीडी असम का करेंगे शुभारंभ। कार्यक्रम का सुबह 11 बजे से डीडी न्यूज और डीडी नेशनल चैनल पर होगा सीधा प्रसारण। नमस्कार और अब देखते हैं समाचार विस्तार से। अयोध्या एक बार फिर एक नया इतिहास लिखने को तैयार दिख रही है। अयोध्या दुल्हन की तरह सजाई गई है। बिजली की लड़ियों से पूरे शहर को जगमग कर दिया गया है। पुरानी इमारतों को रंग रोशन किया गया है। जाहिर है देश और दुनिया सबकी नजरें अयोध्या पर टिकी हैं। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राम जन्मभूमि परिसर में आकर भगवान श्री राम के मंदिर की भूमि पूजा करेंगे, तब एक बार फिर अयोध्या त्रेता युग के काल को दोहराते हुए दिखेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल यानी बुधवार को अयोध्या पहुंचेंगे, जहां रामलला के भूमि पूजन से संबंधित कार्यक्रमों का शुभारंभ करेंगे। इससे पहले अयोध्या में पूजा पाठ और हवन कार्यक्रम शुरू हो चुके हैं। मंगलवार को छोटी काली बड़ी काली की पूजा अर्चना की गई। आज हनुमानगढ़ी में पताका की पूजा होगी और जन्मभूमि में रामर्चा की जाएगी। जहां मंदिर का गर्भगृह तैयार होना है, उस स्थान पर भी पूजा होगी और एक शिलापट का अनावरण भी किया जाएगा। और इस सबके बीच यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को अयोध्या का दौरा कर वहां 5 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा होने वाले भूमि पूजन कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लिया। मुख्यमंत्री दोपहर बाद अयोध्या पहुंचे और उन्होंने भूमि पूजन स्थल का निरीक्षण किया। वहां हनुमानगढ़ी भी गए और तैयारियों के बाबत अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। मुख्यमंत्री ने वरिष्ठ प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों से आयोजन स्थल पर तैयारियों के बारे में विस्तार से जानकारी ली। और अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण की भूमि पूजन से पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने डीडी न्यूज से विशेष साक्षात्कार में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने वाली 5 तारीख को भूमि पूजन करेंगे। साथ ही राम मंदिर के निर्माण के लिए जिन लोगों ने संघर्ष किया था, उनको श्रद्धांजलि देने की भी ये तारीख होगी। प्रधानमंत्री मोदी जी स्वयं प्रत्यक्ष रूप से इस अवसर पर आकर के लगभग 500 वर्षों के इस लंबे इंतजार को आज अपनी करकमलों से, अपनी उपस्थिति से वर्तमान पीढ़ी को न केवल गौरवान्वित कर रहे हैं, बल्कि आने वाली पीढ़ी के सामने एक बहुत बड़ी नजीर रखने जा रहे हैं। और इसके साथ ही उन सभी हुतात्माओं को, जिन्होंने राम जन्मभूमि के लिए एक लंबा संघर्ष किया था, अपना बलिदान दिया था, जिन लोगों ने संघर्ष किया, अपनी आंखों के सामने इस ऐतिहासिक क्षण को नहीं देख पा रहे हैं, उन सबको भी श्रद्धांजलि देने का एक अवसर 5 अगस्त 2020 की तिथि होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कांग्रेस का नेतृत्व समस्या का समाधान नहीं चाहता। राम मंदिर के निर्माण से संबंधित सभी प्रक्रियाओं में कांग्रेस ने अड़चनें पैदा की हैं। कांग्रेस नेतृत्व कभी भी समस्या का समाधान नहीं चाहता था। आपने देखा होगा कांग्रेस के नेतृत्व ने 1949 में श्री सोमनाथ मंदिर की समस्या के समाधान में भी रोड़ा अटकाया था। और यही नहीं, श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण से संबंधित विभिन्न गतिविधियों में भी समय समय पर रोड़ा अटकाया था। और अंतिम रोड़ा इनका वो भी था जब कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई थी कि न्यायालय 2019 के पहले इस समस्या का समाधान न करे। ये भी कांग्रेस के ही एक नेता ने किया था। और भगवान श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या ऐसे सजी है मानो त्रेता युग वापस आ गया हो। हर कोई दोबारा भगवान श्री राम की अगवानी करना चाहता है। यहां बसा हर व्यक्ति प्रभु श्री राम के मंदिर को भव्य बनते हुए देखना चाहता था और अब उसका सपना साकार होता दिख रहा है। अयोध्या ही क्यों, भगवान राम के मंदिर का सपना तो संपूर्ण देश देख रहा था, क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने जो जीवन दर्शन दिया है, वही भारत की आत्मा है।
तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे। खुशियां अयोध्या के हर गली मोहल्ले में हर व्यक्ति के चेहरे पर झलक रही है, क्योंकि उनके प्रिय भगवान श्री राम का मंदिर यहाँ बनने जा रहा है। अयोध्या वासी और भारतवासी बिना राम के अधूरे हैं। उनको यह पूर्णता तभी मिलेगी जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम अपने मंदिर में विराजमान होंगे। जिस देश की संस्कृति का क्षरण हो जाता है, उसका सब कुछ नष्ट हो जाता है। भगवान श्री राम भी भारत की संपूर्ण संस्कृति को आलोकित करते हैं। अगर आपको भारत की संस्कृति बचानी है तो भगवान श्री राम के आदर्शों को स्थापित करना पड़ेगा। अयोध्या में यही हो रहा है। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के मंदिर निर्माण की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। पूरी अयोध्या में बड़े बड़े तोरण द्वार बनाए गए हैं। श्री राम के नारों के साथ अयोध्या को रेखांकित किया गया है। हवा में लहराते झंडे अयोध्या की वैभव को दर्शा रहे हैं। बिजली की लड़ियां यहां रोशनी बिखेर कर सभी को आकर्षित कर रही हैं। मां सरयू का जल भी किनारों को स्पर्श कर रहा है, जैसे भगवान श्री राम के चरणों को पखारना चाहता हो। इस काल के लोगों ने शायद ऐसी अयोध्या कभी नहीं देखी थी। हो सकता है कि श्री रामचंद्र जी के समय में अयोध्या का स्वरूप ऐसा ही रहा हो, जहां खुशियां हो, उल्लास हो, अपनापन हो, प्रेम हो, शांति हो, सौहार्द हो और सब कुछ राममय हो। अगर कोरोना का संक्रमण काल ना होता तो शायद अयोध्या में लोगों को पैर रखने की भी जगह ना मिलती। शासन और प्रशासन चाहता है कि लोग कम से कम अयोध्या आएं। अधिकतर लोग राम मंदिर भूमि पूजन को डीडी न्यूज के माध्यम से देखें। लोग अपने घरों में सुरक्षित रहें, उल्लास मनाएं, दीप जलाएं और भगवान की आराधना करें। अयोध्या में कोविड-19 के खतरे को देखते हुए फायर ब्रिगेड की गाड़ियों से छिड़काव किया जा रहा है, जिससे अयोध्या में जो लोग भी आ रहे हैं उनके स्वास्थ्य को लेकर कोई चुनौती ना उपजे। भूमि पूजन के पूर्व पूरे अयोध्या नगरी को सैनिटाइज किया जा रहा है। हमारी 4-5 गाड़ियां सुबह शाम डेली अनवरत सैनिटाइज कर रही हैं। कम से कम 5 राउंड तो किया जा चुका है और लगातार अनवरत सुबह शाम डेली होगा। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क पहने, ये भी हम लोग बीच में लोगों को बताया जा रहा है। अयोध्या का यह वैभव शायद दुनिया को अपनी ओर आकर्षित करेगा। यहाँ संस्कृति के साथ साथ पर्यटन और व्यवसाय भी पुष्पित पल्लवित होंगे। लोग अयोध्या अपने प्रभु की जन्मभूमि आकर उन्हें आत्मसात करेंगे और उनके जीवन से प्रेरणा लेंगे। लेकिन आज अयोध्या का रंग देखकर तो तीनों लोग हर्षित होंगे, ऐसा आज की अयोध्या को देखकर लग रहा है। सुरक्षा का व्यापक बंदोबस्त किया गया है। चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात की गई है। जो लोग इस कार्यक्रम को देखना चाहते हैं उनसे निवेदन है कि दूरदर्शन न्यूज को आप फॉलो करिए, उसको देखिए और किस तरीके से अयोध्या सजी है, क्या क्या राम मंदिर निर्माण में क्या क्या कार्यक्रम होंगे, उन सबको आप जान सकते हैं। कैमरामैन दिनेश के साथ रामेन सिंह, डीडी न्यूज अयोध्या। और अयोध्या से इस पर और बात करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता आशुतोष शुक्ला और रामेंद्र सिंह जुड़ गए हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले रामेंद्र, आपसे जानना चाहें, तस्वीरों में देखा बहुत ही खूबसूरत तस्वीरें नजर आ रही थी, खासकर रात की जो लाइटिंग थी बहुत ही बेहतरीन नजर आ रही थी। हमें इससे पहले कि हम तैयारियों की बात करें, हमें उस माहौल से रूबरू कराइए जो आप वहां पर महसूस कर पा रहे हैं, जो आपने कल रात महसूस किया और इस समय किस तरह से भक्ति में है पूरा अयोध्या। देखिए, अगर किसी ने त्रेता युग में भगवान के राम की वापसी के समय अयोध्या नहीं देखी है तो इस समय देख करके ये महसूस कर सकता है कि अयोध्या कैसी रही होगी। देखिए, अयोध्या कई कोणों से बदल रही है। एक समय था जब भारतीय राजनीति अयोध्या को छूना नहीं चाहती थी, उसका नाम नहीं लेना चाहती थी, और एक समय वो है जब भारतीय राजनीति अयोध्या से होकर गुजर रही है। 1528 से जो सवाल उठ खड़े हुए थे उनका जवाब अयोध्या दे रही है कि यही भगवान राम की जन्मभूमि है और यही उनको स्थापित होना था। यहीं से संस्कृति का उद्भव होगा, यहीं से भारत का उद्भव होगा, यहीं से भारतीय संस्कृति आगे बढ़ेगी। अयोध्या इस सारे सब को लेकर के चले। अगर भगवान राम को छोड़ देते हैं तो भारत की पूरी संस्कृति में कुछ भी शेष नहीं बचता है।
भगवान रामचंद्र जी का जो पूरा आचरण है उसको आप देखिए कि बाल काल में ही वो गुरु के पास चले जाते हैं। एक राज परिवार में रहने वाले व्यक्ति थे, चाहते तो गुरु आ जाते, आज की परिस्थितियों में गुरु के यहाँ शिक्षा लेने गए। अपने आचरण से, अपने जो कर्तव्य हैं उनसे लोगों को कैसे संदेश दिया कि एक मानव कैसे जीवन व्यतीत कर सकता है। राज्याभिषेक होने जा रहा था, चक्रवर्ती सम्राट अयोध्या में भगवान राम होने जा रहे थे, तब तक कह दिया जाता कि आप बनकल पहन के वन चले जाइए। तो माँ पूछती है कि क्या हुआ, तो भगवान राम कहते हैं कि पिता ने हमें कानन यानी जंगल का राजा बनाया है। ये जो अभिव्यक्ति है ना, वो भगवान राम में मिलती है। भगवान राम को जब तक नहीं समझ सकता है कोई, जंगल गए, यहाँ होते राजा राम कहलाते, जंगल गए तो उन्होंने उन लोगों से काम लिया जिनको लोग छोड़ रखे थे, सबरी की बेर खाए, माँ अहिल्या के चरण छुए, जिनको वाल्मीकि रामायण में कहते हैं कि वो इस तरीके से हो गई थी कि लगता था कि पत्थर की हो गई, उनको पैर छुआ, कहा मैं राजा दशरथ का पुत्र राम अपने भ्राता भरत अपने भ्राता लक्ष्मण और माँ सीता के साथ आपको प्रणाम करता हूँ, अपनी भार्या सीता के साथ प्रणाम करता हूँ। तो वो जीवित हो उठी। देखिए ये जो आचरण है, जो संस्कार है, जो कल्चर है, अयोध्या पूरी तरीके से रंगी हुई है। हम यहाँ हर की राम की पैड़ी पर खड़े हैं। अयोध्या के किसी कोण पर जाओगे, बड़े बड़े भव्य गेट बनाए गए हैं, झल्लड़ियों से सजाया गया है, पूरे पुरानी इमारतों को रंग दिया गया है, झंडों से पाट दिया गया है, पूरा अयोध्या वैभवशाली हो गया है और लोग प्रसन्न हैं कि उनके भगवान श्री राम का मंदिर स्थापित होने जा रहा है, उसकी शुरुआत हो गई है। और ये सदियों के संघर्ष की पटकथा है जो अब नए सिरे से लिखी जा रही है। बिल्कुल, ये एक सदियों के संघर्ष की पटकथा है। और आशुतोष इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशुतोष, आज दिन भर क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाले हैं? कल से ही धार्मिक अनुष्ठान शुरू हो गए हैं और इंतजार है अब 5 तारीख का यानी कल का। बिल्कुल, आज दिन भर जो कल से शुरू हुए हैं अनुष्ठान वो जो है अनवरत रूप से जो है जारी रहेंगे। राम की विशेष पूजा होगी, जहां पर रामलला का गर्भगृह है वहां पर विशेष पूजा होगी, हनुमानगढ़ी में विशेष पूजा होगी, पताका की पूजा होगी जिसे राम जन्मभूमि परिसर में जो है स्थापित किया जाना है। पूरे दिन जो है, और बल्कि पूरे दिन ही नहीं कहेंगे, कल इसके भूमि पूजन के अवसर तक, जब तक कि प्रधानमंत्री यहाँ पर करेंगे तब तक लगातार जो है वैदिक अनुष्ठानों का जो है एक श्रृंखला जो है यहाँ पर चलती रहेगी। काशी से अनेक सारे विद्वान चयनित किए गए हैं जो वैदिक मंत्रोच्चार के बीच में राम जन्मभूमि भूमि पूजन में जो है भागीदार हो रहे हैं, वैदिक अनुष्ठान हो रहे हैं। इसके अलावा मैं आपको बता रहा था कि लगभग 500 वर्षों का यह एक ऐसा इतिहास रहा है कि जिसमें भक्ति, शक्ति और युक्ति तीनों के बीच में एक ऐसा संघर्ष हुआ है, एक ऐसी कथा लिखी गई है, निश्चित रूप से उसमें भक्ति की जीत हुई है। भक्ति कहें तो राम की भक्ति थी, और अगर शक्ति की बात करें तो आक्रमणकारियों ने जिन्होंने विध्वंस किया था भगवान श्री राम के मंदिर का, वो आक्रमणकारी थे। युक्तियां थी अदालतों के बीच में, जहां से निकल करके अब जो है अयोध्या अपने भगवान श्री राम के भव्य मंदिर का, जिसकी कल्पना थी, पीढ़ियों से कल्पना थी, लोगों ने इसके लिए संघर्ष किया था, लोगों ने इसके लिए प्राण दिए थे। आज वह अवसर जब फिर उनके सामने आया है, जब उनकी मनोकामना पूरी होने जा रही है कि सरयू के तट पर बसी हुई अयोध्या में उस राम के गुण को लेकर के जिसके पूरा भारत जीता है, पूरी दुनिया में उनके अनेक सारे व्यवहार को जो है मीमांसित किया जाता है, उनके भव्य मंदिर के न होने का सबको मलाल था। जब अयोध्या में वह मलाल दूर होने जा रहा है, भूमि पूजन के बाद एक भव्य श्री राम का मंदिर बनने जा रहा है, निश्चित रूप से रात में दूधिया रोशनी में अयोध्या नहाती है और दिन के प्रकाश में राम नाम के जयकारों से गूंजती रहती है। कोरोना काल है, इसलिए यहाँ पर निश्चित रूप से लोगों की आवाजाही को भी प्रतिबंधित किया गया है, लोगों से अपने घरों में रहने के लिए कहा गया है, और सारा कुछ जो पल पल यहाँ पर घटित होगा भव्य श्री राम मंदिर के निर्माण में, वह आपके द्वारा, दूरदर्शन के द्वारा लोगों तक पहुँचाया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, दूरदर्शन द्वारा ये सारे तस्वीरें जो संपूर्ण भारत डूबा हुआ है भूमि पूजन में होंगी, ये सभी दर्शकों तक पहुँचाई जाएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया आशुतोष और रमेंद्र, आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और अयोध्या से इस ताज़ी जानकारी को, वहां के माहौल को हम तक पहुंचाने के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। कोरोना के खिलाफ जंग में भारत को लगातार सफलताएं मिल रही हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश भर में मरीजों के ठीक होने की दर लगभग 66% पर पहुंच गई है। देश भर में अब तक 11,86,203 मरीजों ने कोरोना संक्रमण को मात देने में सफलता पाई है। ठीक होने वाले मरीजों की तुलना में कोरोना संक्रमण से होने वाली मौत का आंकड़ा बहुत कम, महज 2.1% है। देश में अब तक कुल 2 करोड़ से भी अधिक सैंपल टेस्ट किए जा चुके हैं।
केंद्र सरकार ने अनलॉक 3 में जिम और योग संस्थानों को खोलने की इजाजत दे दी है। ये सभी कल से खुल जाएंगे, पर इसके साथ ही केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने इन जगहों पर कोरोना के संक्रमण फैलने से रोकने के लिए कई सुरक्षात्मक गाइडलाइंस भी जारी की हैं। दिशा निर्देशों के अनुसार अनलॉक 3 के तहत 5 अगस्त से खुलने वाले जिम और योग संस्थानों के लिए भी मंत्रालय ने दिशा निर्देश जारी किए हैं। लोगों को एक दूसरे से हमेशा 6 फीट की दूरी के नियम का पालन करने, मास्क के अलावा जिम में फेस कवर पहनने की भी सलाह दी गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने अल्कोहल युक्त साबुन से बार बार हाथ धोने, खांसते छींकते वक्त मुंह नाक ढके रहने के अलावा थूकने पर पूर्ण पाबंदी लगाई है। वहीं सभी को आरोग्य सेतु ऐप के इस्तेमाल करने के लिए भी जोर दिया गया है। बिहार के 14 जिलों में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। बाढ़ से 114 प्रखंडों की 1082 पंचायतों में 56 लाख से अधिक लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। करीब 42,000 लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया गया है। प्रभावित क्षेत्रों में एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की 31 टीमें राहत और बचाव कार्य में लगी हुई हैं। केंद्रीय जल आयोग के अनुसार कोसी और गंडक बैराजों से करीब 1.25 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। कई जगहों पर गंगा नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। कहलगांव में नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। कोसी नदी का जलस्तर बलतारा में खतरे के निशान से 33 मीटर ऊपर है। दरभंगा, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, सीतामढ़ी, सुपौल और किशनगंज में बाढ़ से कई जगहों पर स्थिति गंभीर बनी हुई है। समस्तीपुर में बाढ़ का पानी रेल पुल पर आ जाने के कारण रेल यातायात अभी भी बाधित है। बागमती नदी के तटबंधों पर पानी के भारी दबाव को देखते हुए यहां की 24 पंचायतों में रेड अलर्ट जारी किया गया है। कई जगहों पर राष्ट्रीय राजमार्गों पर पानी आ जाने से सड़क यातायात भी बुरी तरह प्रभावित हुआ है। राज्य सरकार द्वारा बाढ़ से प्रभावित परिवारों को अनुग्रह राशि भी दी जा रही है। उधर मौसम विभाग ने बिहार के लगभग सभी जिलों में अगले 24 घंटों के दौरान हल्की बारिश होने की संभावना व्यक्त की है। अरब सागर के ऊपर मानसून के सक्रिय होने से मुंबई में भारी बारिश हुई। कई जगहों पर जल जमाव हो गया, जिससे यातायात प्रभावित हुआ है। कई इलाकों में भारी बारिश से घरों में पानी घुस गया है, जिससे काफी क्षति हुई है। मौसम विज्ञान विभाग ने मुंबई और उसके उपनगरीय क्षेत्रों में अगले 2 दिनों तक और भारी वर्षा होने की चेतावनी जारी की है। असम में बाढ़ की स्थिति में और अधिक सुधार देखने को मिला है। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के मुताबिक राज्य के 33 में से 17 जिले बाढ़ से प्रभावित हैं। हालांकि बोंगाईगांव जिले में एक और व्यक्ति की मौत के साथ बाढ़ के कारण मरने वालों की संख्या बढ़कर 110 हो गई है। वहीं ताजा आंकड़ों के मुताबिक असम में बाढ़ से सबसे ज्यादा प्रभावित जिला गोलपारा रहा। राज्य में बाढ़ से प्रभावित लोगों की संख्या घटकर 3,88,914 रह गई है और 494 गांव अभी भी जलमग्न हैं। एएसडीएमए की सोमवार को जारी रिपोर्ट के मुताबिक 7,181 लोग अभी भी 38 राहत शिविरों में रहने को मजबूर हैं। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ नागरिक निकायों के साथ मिलकर प्रभावित लोगों को राहत सामग्री बांट रही है। असम राज्य आपदा प्रबंधन रिपोर्ट के अनुसार बाढ़ से प्रभावित फसल क्षेत्र घटकर 32,028.83 हेक्टेयर रह गया है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान का 50% हिस्सा अभी भी जलमग्न है। यहां कल 170 से ज्यादा जीव जंतुओं को बचाया गया। रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भरता प्रदान करने के लिए और रक्षा और एरोस्पेस क्षेत्रों में दुनिया के अग्रणी देशों में भारत को स्थान दिलाने के लिए रक्षा मंत्रालय ने रक्षा उत्पादन और निर्यात संवर्धन नीति 2020 का मसौदा तैयार किया है। इस मसौदे पर राय देने के लिए सार्वजनिक उद्योगों, शिक्षाविदों और कई क्षेत्रों से जुड़े लोगों को आमंत्रित किया गया है। इसमें अगले 5 साल में $25 बिलियन का कारोबार हासिल करने का लक्ष्य रखा गया है। जम्मू के कठुआ में बन रहा बायोटेक पार्क उत्तर भारत का पहला पार्क होगा, जिसमें पौधों के औषधीय गुणों पर शोध किए जाएंगे। उम्मीद है कि 2021 से पहले इस पार्क को तैयार कर लिया जाएगा। स्थानीय किसानों के अलावा नौजवानों को इस पार्क से काफी उम्मीदें हैं। जाहिर है किसानों की आमदनी बढ़ने से लेकर रोजगार तक लोगों के लिए वरदान साबित होगा ये पार्क। जम्मू संभाग के 10.5 एकड़ जमीन पर स्थापित किए जा रहे बायोटेक पार्क का काम इन दिनों जोर शोर से चल रहा है।
कठुआ का ये पार्क अपने पड़ोसी राज्य पंजाब और हिमाचल प्रदेश सहित पूरे क्षेत्र को नए साधन उपलब्ध करवाने का काम पूरा करेगा। इस परियोजना की कुल लागत 44.03 करोड़ की है। जम्मू के औद्योगिक क्षेत्र में बनने वाला ये बायोटेक पार्क स्थानीय युवाओं के लिए अनुसंधान, आजीविका और रोजगार के नए साधन उपलब्ध कराएगा। यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर को 2 प्रोजेक्ट्स मिले थे इंडस्ट्रियल बायोटेक पार्क, एक कश्मीर के लिए, एक जम्मू के लिए। जम्मू में खुशनसीबी से वो पार्क जो है हमारे यहाँ घाटी में डिस्ट्रिक्ट कठुआ में बन रहा है और इसकी लागत जो है वो 42 करोड़ की है। इसमें 30 से 35 प्लाट्स जो हैं वो देखे गए हैं, 500 स्क्वायर फुट और 1000 स्क्वायर फुट के, जिसमें अब ये बन के तैयार हो जाएगा 31 मार्च 2021 तक। इसमें 10 करोड़ के खाली इक्विपमेंट जो कास्ट आएगी और 15 करोड़ अभी तक हम एक्सपेंडिचर कर चुके हैं स्ट्रक्चरल पार्ट पे। अभी बाकी का जो फिनिशिंग पार्ट है इट विल टेक सम टाइम बट इट वुड कास्ट मोर। ये कोई भी किसान, कोई भी एंटरप्रेन्योर अगर वो अपनी तरफ से कोई इनोवेटिव या कोई स्टार्टअप लगाना चाहता है तो ये जो इंडस्ट्रियल बायोटेक पार्क है जो यहाँ पर बन रहा है वो उनको नो हाउ, टेक्निकल नो हाउ प्रोवाइड करेगा। अगर कोई लेमन ग्रास के ऊपर, रोज के ऊपर, उनके ऑयल के ऊपर या फिर कोई भी ऑयल बनाना चाहता है या फिर कोई भी ऐसी इंडस्ट्री है जो एग्रीकल्चर बेस्ड हो जिसमें किसानों को बेनिफिट हो सकता हो, वो इंडस्ट्री लगाना चाहता है तो वो वहां पर आकर वो इंडस्ट्री लगा सकता है, एक्सपेरिमेंटेशन कर सकता है। नॉर्थ इंडिया का पहला इंडस्ट्रियल बायोटेक पार्क का काम नेशनल प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन कर रहा है। खास बात यह है कि CSIR यानी काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के निगरानी में इस पार्क को विकसित किया जाना है। अगर हमारे इधर कठुआ में ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट बड़ी कम है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट काफ़ी ज़्यादा लोग हैं और यहाँ पर घाटी में जो बायोटेक पार्क आ रहा है, इंडस्ट्रीज आ रही हैं, इसके लिए हम लोग सरकार का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। जब इंडस्ट्री आएगी तो लोगों को रोजगार मिलेगा, अगर लोगों को रोजगार मिलेगा तो चलो हर बंदा अपने घर का थोड़ा सा सिस्टम चलाएगा। अब तक इस जगह की पूरी सर्वे, सॉइल टेस्ट जैसी सारी प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। इस योजना का 90% खर्च केंद्र सरकार उठा रही है। मकसद साफ है कि पिछड़े इलाकों में रोजगार और कारोबार की संभावना बढ़े। विज्ञान और शोध जैसे केंद्र जम्मू कश्मीर में स्थापित होने से नई संभावनाओं में विस्तार मुमकिन हो पाएगा। उत्तर भारत का पहला बायोटेक पार्क कठुआ में बन रहा है। आपको बता दें कि जब ये पार्क बनकर तैयार होगा तो इसका सबसे ज्यादा फायदा यहाँ के किसानों को होगा या उन युवाओं को होगा जो नए नए उद्योग लगाना चाहते हैं। यहाँ के किसान जो परंपरागत रूप से खेती करते हैं, चाहे वो चावल की खेती हो, दूसरी फसलों की खेती हो, लेकिन जब यहाँ पर औषधीय पौधों पर अनुसंधान होगा और आज के समय में उन पौधों की कितनी जरूरत है ये हम और आप समझ सकते हैं, तो उससे न केवल यहाँ के किसानों की जो आय है उसमें जबरदस्त इजाफा होगा, बल्कि जो नए युवा उद्योग लगाना चाहते हैं उनके लिए भी एक बेहतरीन मौका होगा। कैमरामैन प्रमोद नेगी के साथ नीरज सिंह, GD न्यूज, कठुआ। सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर आज पूर्वोत्तर राज्य असम पर केंद्रित दूरदर्शन DD असम चैनल का औपचारिक शुभारंभ करेंगे। DD असम के शुभारंभ कार्यक्रम का DD न्यूज और DD नेशनल पर आज सुबह 11 बजे से लाइव प्रसारण किया जाएगा। DD असम पर समाचार, मनोरंजन, राज्य के विकास और राज्य की सांस्कृतिक विरासत से जुड़े कार्यक्रम असमिया भाषा में प्रसारित किए जाएंगे। आज हर दिल अजीज किशोर कुमार का जन्मदिन है। किशोर कुमार हालांकि अपनी गायकी की वजह से ज्यादा लोकप्रिय हुए, लेकिन वो बहुमुखी प्रतिभा के धनी कलाकार थे। अभिनेता के रूप में वो कॉमेडी के रंग में भी उतने ही चटकीले थे जितने संवेदनशील दृश्यों में जीवंत थे। जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं उनके गाए कुछ मस्त करने वाले गीतों के साथ। दीजिए इजाजत। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आए रुत मस्तानी कब। चला जाता हूँ किसी की धुन में, धड़कते दिल के तराने लिए। चला जाता हूँ किसी की धुन में, धड़कते दिल के